हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट 1 ईयर के मेजर स्पोर्ट्स इवेंट को। कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया की क्या रैंक रही है, कौन कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया को जीत हासिल हुई, कितने मेडल्स मिले हैं। टोटल हम यहाँ पे कवर करेंगे हरियाणा पीसीएस के लिए। और इससे पहले भी हम बहुत सारे करंट अफेयर्स जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड हैं या अवार्ड से रिलेटेड हैं, उन सभी को हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जाके ज़रूर से देखें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले का जो गेम है वो है खेलो इंडिया गेम्स। देखिए तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिसेंटली खेलो इंडिया जो गेम है उनको इनैगोरेट किया था, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गेम्स के थ्रू इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है। रिसेंटली 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं वो बिहार में हुए हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसी खेल के दौरान उन्होंने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को भी लॉन्च किया, जिसमें मतलब ये है कि हम आने वाले ओलंपिक्स के लिए अपनी जो खिलाड़ी हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं। और खिलाड़ियों के तैयार करने का मतलब है उनके लिए हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, बेटर कंपटीशन, डिफरेंट टाइम के यहाँ पे कंपटीशन कंडक्ट करवा रहे हैं, ताकि उन्हें एक एक्सपीरियंस मिल सके कि उन्हें किस तरह से कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट भी करना है। साथ ही साथ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पे बनाया गया है राजगीर में। और राजगीर कहाँ पे है? इन बिहार। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं? तो वो डल लेक श्रीनगर में ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं। इसमें जो मेजर स्पोर्ट्स शामिल हैं वो है रोइंग है, कयाकिंग है, कैनोइंग है, वाटर स्कीइंग है, इसके अलावा ड्रैगन बोट रेस है, शिकारा रेस है। टोटल 400 पार्टिसिपेंट्स ने इसमें इवेंट में पार्टिसिपेट किया, जिनकी एज जो ब्रैकेट था वो 28 से लेके 36 था। डिफरेंट स्टेट के जो कैंडिडेट थे यहाँ पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर हम यहाँ पे मैस्कॉट की बात करें, मैस्कॉट एक सिंबल होता है जो उन गेम्स को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल ओलंपिक में अगर आप देखेंगे तो 5 रिंग है डिफरेंट कलर्स की जो ओलंपिक गेम्स को रिप्रेजेंट करती है, तो वो ओलंपिक का एक मैस्कॉट है। या फिर किसी टाइम पे एक डिफरेंट एनिमल को या किसी पर्सन को यहाँ पे सिंबलाइज किया जाता है उन गेम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये जो फर्स्ट एवर खेलो इंडिया वाटर गेम्स हुए हैं कहाँ पे? श्रीनगर में। वहाँ पे जो हिमालयन किंग फिशर है उसे एक सिंबलाइज किया एज अ कश्मीरी ब्यूटी फॉर दीज एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है। और इंडिया चाह रहा है कि अब आने वाले जो ओलंपिक्स हैं उन वाटर स्पोर्ट्स में जो इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पे इम्प्रूव हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि एनसीईआरटी में भी एक चैप्टर ऐड किया गया है जिसमें खेल यात्रा को दिखाया गया है। उस चैप्टर का नाम भी है खेल यात्रा, जिसमें डिफरेंट जो स्पोर्ट्स खेले जाते हैं इंडिया में, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, ताकि जो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन खेलों से ज़्यादा फेमिलियर हों, या फिर अगर उन्हें कुछ पसंद आता है तो गेम्स को यहाँ पे प्रमोट करने का एक ट्राई किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है गोरा पच्ची शीपटू, जिसे लिजर्ड टेल भी कहा जाता है। ये एक टैग बेस्ड टीम गेम है फ्रॉम महाराष्ट्र विद रेफरेंस टू मराठा वॉरियर तानाजी मलसोरे। इनके यहाँ से ये जो रेफरेंस लिया गया है इस गेम का। सेकंड है गिधाड़ा गुड़कवन, यानी होक एंड चिकन। ये एक चेस गेम है, ये भी महाराष्ट्र से है, जो प्रमोट करता है एजिलिटी को, टीम वर्क को, स्ट्रैटेजीज़ को। इसे आप ये समझ सकते हैं जैसे खो खो खेलते हैं, तो उस टाइप का ये एक गेम है। इसके अलावा नलुगु रल्लू अट्टा, जो कि 4 स्टोन है, यानी स्ट्रेटेजिक इवेजन गेम है फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे आप गेम के नाम और कौन से स्टेट को वो बिलोंग करता है तो ये आप याद रखिए, क्योंकि एनसीईआरटी में इस बार काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। लास्ट की वीडियोस में हमने देखा था कि नूरजहान और जो रज़िया सुल्तान है उन पे जो चैप्टर था, है ना, जो मिडिवल हिस्ट्री पे, वो तो पूरा ही रिमूव कर दिया गया है। क्योंकि अब देखिए रीज़न तो एज सच मिनिस्ट्री ने कुछ नहीं बताया है, बट इस तरह के कुछ चेंजेस एनसीईआरटी में किए गए हैं, तो हमें उन्हें ध्यान से पढ़ना है। और इस तरह की चीज़ों का एग्ज़ाम में पूछे जाने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसके अलावा नेक्स्ट गेम है धान की बोरी, जिसे सैक ऑफ ग्रेन कहा जाता है। ये एक पेयर रेसिंग गेम होती है जिसमें एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को कैरी करके भागता है, यहाँ पे रेस होती है। उसके बाद है अटाया पटाया, दिस इज़ ऑल्सो अ गेम, टैग एंड रन गेम, जिसमें एजिलिटी चाहिए और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट रिक्वायर होती है। उसके बाद है दापो नारायका सुनम, ये एक बैम्बू रेसलिंग गेम है, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब का गेम है, जिसमें स्ट्रेंथ को
सिखाया जाता है, बैलेंस कैसे बनाना है और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। इसके अलावा जो है वो है मधु एंड मनु, ये भी एक टीम टैग गेम है विद सेफ जोन रेसिंग। स्पोर्ट्स पॉलिसी के बारे में एक न्यूज़ आ रही, तो इसमें हम पूरी हिस्ट्री जानने वाले हैं कि किस तरह से इंडिया में जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो इवॉल्व हुई है। देखिए, इंडिया में जो सबसे पहले एशियन गेम्स को होस्ट किया गया था वो 1951 में इंडिया ने किया था। उसके बाद ही यहाँ पे एक ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनी इन 1954। यानी अगर आप मान लीजिए, ये इस तरह से देखा जा सकता है कि आप एशियन गेम्स को होस्ट कर रहे हो बट आपकी कंट्री में कोई ऐसा सच अथॉरिटी नहीं है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करी, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स बनाई गई। इसके बाद जो 1982 के एशियन गेम हुए, उनकी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे बनाया गया, विच लेड टू अ नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 1984। यानी इंडिया की जो पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी आई थी वो 1984 में आई थी, जिसका मेन एम तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना है। क्योंकि देखिए, जो डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, चाहे वो कोई भी गेम, आप वॉलीबॉल हो, हॉकी हो, क्रिकेट हो, उनके लिए बड़े बड़े स्टेडियम आज इंडिया में प्रेजेंट हैं। तो वो इसीलिए प्रेजेंट है क्योंकि इंडिया एक नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आया जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, ताकि लोग मास पार्टिसिपेशन से पहले तो देखिए ये होता है कि आपको प्रिपेयर करना होता है, तो प्रिपरेशन के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इंटीग्रेट करने के लिए ये पॉलिसी लेके आई। यहाँ पे इंटीग्रेट किया गया स्पोर्ट्स को विद एजुकेशन, ताकि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिनका इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, वो आगे आके देश को रिप्रेजेंट कर सकें। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड टू एग्जीक्यूट एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे बनाई गई तो उसने एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम को यहाँ पे सपोर्ट किया। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो वो एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए यूनियन का सपोर्ट काफ़ी वीक, या फिर आपने अगर देखा होगा तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में स्पोर्ट्स को लेके काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एग्जांपल है, किसी को डिग्रेड कर या डीमीन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अगर आप बिहार में हैं और आप स्पोर्ट्स पर्सन, तो बहुत ही कम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है स्टेट से। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप हरियाणा के एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो गवर्नमेंट आपकी जो फाइनेंशियली आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। अगर आपने देखा होगा, अगर कोई जो एथलीट है वो यहाँ पे गोल्ड मेडल या कुछ भी लेके आता है इंडिया के लिए, तो हरियाणा वाले उसे डिफरेंट आपको सुनने में मिलेगा कि नहीं 1 करोड़ का कैश प्राइज़ दिया गया, बट आपने कभी बिहार में ऐसी न्यूज़ नहीं सुनी होगी। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो स्टेट कैटेगरी में, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग या फिर जो उनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अपने अपने एथलीट्स को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है 2000 में फिर एक स्टैंड अलोन मिनिस्ट्री भी बना दी गई जिसे बोला जाता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। फिर 2001 में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को लाया गया जिसका गोल था कि मास पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना फॉर इंटरनेशनल सक्सेस, क्योंकि अब सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया को अच्छा परफॉर्म करना था। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड आई 2011, जिन्होंने नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया कि किस तरह से गवर्नेंस होनी चाहिए, एंटी डोपिंग होनी चाहिए। एंटी डोपिंग, देखिए, जब लोग गेम खेलते हैं तो कई तरह के आर्टिफिशियल इंजेक्शंस वो लेते हैं कि जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें, अपनी एजिलिटी को बढ़ा सकें, पर वो सब बैन है, क्योंकि अगर जब आप गेम या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो वो एज अ चीटिंग वहाँ पे काउंट किया जाता है। और अगर ये पाया जाता है किसी भी एथलीट के अंदर कि उन्होंने इस तरह के प्रैक्टिस वहाँ पे किए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, इसे एज अ फ्रॉड यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। साथ ही साथ हमें इंडिया के रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो हमें जेंडर इक्वालिटी भी प्रमोट करनी थी, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादातर लोग, अगर पिछले टाइम की हम बात करें तो ज़्यादातर आप देखेंगे मेंस को ही ज़्यादा, या फैमिली में भी जो सन होता है उस पर खर्चा करने के लिए फैमिली रेडी रहती है कि हम इसे सपोर्ट करेंगे स्पोर्ट्स के लिए, तो गर्ल्स को बहुत कम सपोर्ट मिल पा रहा था। बट फिर इंडियन गवर्नमेंट ने 2011 में जो कोड लेके आए वहाँ पे जेंडर इक्वालिटी को भी उन्होंने एड्रेस किया। इसके बाद 2014 में टॉप्स की पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई जिसमें उन्होंने जो इलीट एथलीट्स हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट किया। ये इलीट एथलीट्स का मतलब ये नहीं कि जिनकी फैमिली इलीट है, नहीं, बल्कि जो उस स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जिन्होंने नेशनल्स में मेडल्स जीते हुए हैं, जो अपने गेम में बेहतर कर रहे हैं, उनको यहाँ पे सपोर्ट किया। इसके बाद खेलो इंडिया गेम्स लाए गए 2017 में, जिसमें स्कूल्स और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे उन्हें आइडेंटिफाई किया गया और उनको सपोर्ट यहाँ पे मिला।
फिर उसके बाद 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट लेके आया गया, जहाँ पे चाहे आप एथलीट हैं या नहीं, बट आपको मतलब ना यू हैव टू अडॉप्ट लाइक राइट ईटिंग हैबिट। ये एक पब्लिक हेल्थ की प्रायोरिटी भी आज के टाइम पे बनी है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तभी आपके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है, तभी आपके लिए एक्सरसाइज करना और अपने हेल्थ को मेंटेन करना, अच्छी चीज़ें खाना, यानी ईट राइट थिंग्स। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन भी हैं, भले ही आप किसी स्पोर्ट्स में नहीं है, बट आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है, तो उस चीज़ के लिए मूवमेंट यहाँ पे लेके आया गया। फिर 2025 में जो रीसेंट नई पॉलिसी लेके आया जिसे बोला गया खेलो भारत नीति, 2025 में इसे लॉन्च किया गया है ताकि आने वाले जो ओलंपिक्स हैं उनमें इंडिया बेटर परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट इज़ नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025। तो देखिए 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में, क्योंकि वो बर्थ एनिवर्सरी है मेजर ध्यानचंद जी की, जो कि एक ऑल टाइम ग्रेट हॉकी प्लेयर रहे हैं इंडिया के। और इस बार 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स डे का थीम था 1 घंटा खेल के मैदान में। तो देखिए कई बार इस तरह से एक तो आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन पे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर 2025 में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था उसका थीम क्या था। तो ये दो चीज़ें आपको ज़रूर से याद रखनी है। सबसे पहले स्पोर्ट्स डे 2012 में प्रमोट किया गया था और बाद में धीरे धीरे हर साल इसे मनाया जाने लगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ कॉमनवेल्थ गेम। तो देखिए रिसेंटली जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक प्रपोजल अप्रूव किया है कि जहाँ पे इंडिया बिड कर रहा है कि जो 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो इंडिया होस्ट करना चाहता है, और जो प्रपोज्ड सिटी है या इन गेम्स के लिए वो है अहमदाबाद। देखिए लास्ट टाइम जो इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे वो 2010 में हुए थे और दिल्ली में ही हुए थे, ठीक है। और उसके बाद अप्रूवल है फ्रॉम जो ये इन्होंने प्रपोजल रखा है इंडिया ने, इसे अप्रूव करेगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। तो अभी इस पर कोई ऐसा डिसीजन आया नहीं है, ठीक है। कॉमनवेल्थ जो गेम है वो एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जो कि हर 4 साल के बाद कंडक्ट करवाए जाते हैं, और कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज़ यानी जो कंट्री कॉमनवेल्थ का पार्ट है वो उन सभी कंट्रीज़ के एथलीट इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जो सबसे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था वो 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। उसका जो लास्ट 19th एडिशन हुआ था वो दिल्ली में हुआ था 2010 में, ठीक है। इन गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स और फिर बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स और फिर बाद में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है, और आज के टाइम पे इन्हें बस हम कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जानते हैं। इनका जेनेसिस बताया जाता है कि 1926 में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे ब्रिटेन और जो उनके डोमिनियन है, डोमिनियन मतलब उस टाइम पे जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी जहाँ पे उन्होंने डोमिनियन स्टेटस ग्रांट किया हुआ था, उन्होंने एग्री किया था इक्वल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी कि हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर यहाँ पे ये अलाउ कर रहे हैं एक एलिजेंस की टू ब्रिटिश मोनार्क, बट नॉट रूल बाय यूके। मतलब यूके को रूल नहीं करते हैं, बट एक कॉमनवेल्थ यहाँ पे हम क्रिएट करें जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट इज़ दोहा डायमंड लीग। तो जो दोहा डायमंड लीग कंडक्ट करवाई गई थी वहाँ पे, दोहा आपको पता होगा कतर की कैपिटल इज़ दोहा, वहाँ पे डायमंड लीग कंडक्ट करवाई जिसमें जो नीरज चोपड़ा हैं उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया जिसमें उन्होंने 90 मीटर से ज़्यादा यहाँ पे जेवलिन थ्रो जो किया, वहाँ पे जो बनाया वो था 90.23 मीटर, और इन्होंने इवेंट में 2nd पोजीशन हासिल की। तो इसी के साथ नीरज चोपड़ा बन गए हैं एशिया के 25th मैन जिन्होंने एशिया के 3rd और वैसे इन वर्ल्ड टोटल 25th मैन जिन्होंने हिस्ट्री में जो 90 मीटर का बेंचमार्क है उसे ब्रीच किया है इन मेंस जेवलिन थ्रो। जर्मनी के जो जूलियन वेबर हैं उन्होंने टाइटल जीता यहाँ पे 91.06 मीटर थ्रो करके। इसके साथ ही जो 90 मीटर मार्क इन मैन जेवलिन थ्रो है हैज़ बीन ब्रीच्ड इन 129th टाइम बाय 26 एथलीट्स बेस्ड ऑन बेस्ट थ्रो पर इवेंट। जो केज लेजेंड हैं जैन जीलंग चोपड़ा कोच हैं, जो नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं वो, उनके पास भी ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अलोन अकाउंट फॉर 34 सच थ्रो। उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में जब वो अपने करियर में परस्यू कर रहे थे उन्होंने भी 34 टाइम्स इस वाले जो बेंचमार्क है इसे यहाँ पे ब्रीच किया है। नेक्स्ट मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो रिसेंटली जो सात्विक साईराज हैं, रंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, इन दोनों ही प्लेयर्स को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। ये जो दोनों प्लेयर हैं ये बैडमिंटन से रिलेटेड हैं,
और इनके पेयर को नंबर 1 रैंक मिली थी इन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग इन 2023 एंड क्लिंच एशियन गेम्स मेडल इन होजोंग। नोडल मिनिस्ट्री अगर हम इंडिया में बात करें तो जो इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। इस्टेब्लिश इन्हें किया गया था 1991-92 में एज राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और बाद में इन्हें एज अ रीनेम कर दिया मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड इन 2021। इट इज़ कंसिडर्ड इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर to recognize most outstanding performance by the sport person over the preceding 4 years। और इस अवार्ड के लिए जो इंटरनेशनल जिन प्लेयर्स ने खेला है और इंटरनेशनली जो रिकग्नाइज परफॉर्मेंसेस हैं उन्हीं प्लेयर्स को यहाँ पे ये अवार्ड दिया जाता है। टोटल अगर हम कैश प्राइस की बात करें तो 25 लाख का कैश प्राइस यहाँ पे मिलता है, एक मेडल दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर विद दिस अवार्ड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तो रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को इंडक्ट किया यानी उनका आईसीसी हॉल ऑफ फेम में उन्हें जगह मिली है एज एन 11th इंडियन क्रिकेटर। इससे पहले की जो कुछ क्रिकेटर्स हैं जो ऑलरेडी इस जगह पे शामिल हैं वो हैं सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव हैं, अनिल कुंबले हैं, राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, विनो मंकड़ हैं, डियाना एडुलीज हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, नीतू डेविड हैं और अब एमएस धोनी का नाम भी यहाँ पे शामिल हो गया है। और महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ जो बाकी प्लेयर्स हैं वो है मैथ्यू हेडन, ग्रैम स्मिथ, हसीम अमला, डैनियल विटोरी और सराह टाइलर और सना मीर, इन सभी को इस आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है रिसेंटली। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो हुई थी 2025 में उसमें विनर कौन रहा, तो उसमें साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की यहाँ पे आफ्टर 27 ईयर्स। आईसीसी ट्रॉफी उनको मिली बाय डिफीटिंग ऑस्ट्रेलिया बाय 5 विकेट्स। एक और पर्सनालिटी जिनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री जो कि बिलोंग करती हैं अफ्रीका से और ये फर्स्ट अफ्रीकन और फर्स्ट वुमेन हेड बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। क्रिस्टी की जो एज है वो 41 है। शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट प्रेसिडेंट सिंस पियरो दे कौरतबिन द फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स गेम, यानी उनके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपको जो याद रखना है उनके बारे में, ठीक है, कि ये 41 की एज पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की हेड बनी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट इज़ अनिमेश कुजूर, तो इन्होंने रिसेंटली ये इंडिया के फास्टेस्ट मैन बन गए हैं। इन्होंने 10.18 सेकंड में कवर किया है जो मेंस की जो रेस होती है 100 मीटर की इन ग्रीस। ही इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रन 100 मीटर अंडर 10.2 सेकंड। ठीक है, इसके अलावा जो गुरविंदर वीर सिंह थे इन्होंने भी 10.2 सेकंड में, तो इनको हम काउंट करेंगे एज अ सेकंड फास्टेस्ट इंडियन मैन। इसके बाद है मणिकांत होबलिंदर जिन्होंने रन किया 10.22 सेकंड में, इन्होंने 100 मीटर की रेस को कंप्लीट किया है। और अगर हम वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो उसैन बोल्ट का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर कवर किए थे वो 2009 में सेट हुआ था और अभी तक भी जो सेकंड फास्टेस्ट का रिकॉर्ड है वो भी अभी तक उन्हीं के नाम है, दैट इज़ 9.63 सेकंड्स। नेक्स्ट दिव्या देशमुख बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप विनर। तो रिसेंटली जो दिव्या देशमुख हैं वो वुमेन्स वर्ल्ड कप जो कि जॉर्जिया बतूमी में हुआ था वहाँ पे उन्होंने कोनेरू हम्पी को एक टाई ब्रेकर में हराकर ये टाइटल हासिल किया है। उनकी एज 19 है। शी बिकेम द 88th ग्रैंड मास्टर एंड ओनली द 4th इंडियन वुमेन आफ्टर हम्पी, डी हरिका एंड आर वैशाली टू अर्न द टाइटल। Last year, Divya also won that World Junior Championship at Gandhinagar and play a key role in India's gold medal at Chess Olympiad in Budapest. Last year देखिए जो चेस में इंडिया की जो टीम जीती थी उसमें और भी बाकी प्लेयर्स शामिल थे। Also the only 4 women till date जो क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची हैं। Before Divya only विश्वनाथ आनंद हैड वोन अ वर्ल्ड कप इन 2002 हैदराबाद। तो देखिए कितनी लंबी जर्नी रही है उनकी, इतने टाइम के बाद इंडिया को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। इन ओपन इवेंट डी गुकेश बिकेम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन एट 18। इससे पहले जो डी गुकेश हैं वो यहाँ पे यंगेस्ट चैम्पियन रह चुके हैं एट द एज ऑफ 18।
Then China remains dominant with last 3 World Cup championship and 14 players in top 100. चाइना इस गेम में काफ़ी डोमिनेट करता है, बट धीरे धीरे अब इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। और इंडिया की अगर हम ओवरऑल रैंक की बात करें तो इंडिया इज़ इन 8th पोजीशन। गुकेश यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। इसके अलावा आर जो प्रगनंदा हैं वो नंबर 4 हैं और अर्जुन एरेगेसी नंबर 5 हैं ग्लोबली। 12th मैन हॉकी एशिया कप 2025 हुआ है राजगीर बिहार में, और इंडिया ने जो 4th एशिया हॉकी कप है उसका टाइटल अपने नाम कर लिया बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया फ्रॉम द स्कोर ऑफ 4-1। विद दिस वन इंडिया एंडेड अ 8-year वेट टू रीगेन द टाइटल, यानी लास्ट 8 साल से इंडिया ये टाइटल नहीं जीता था। इंडिया क्वालिफाइज फॉर FIH मैन हॉकी वर्ल्ड कप इन 2026 टू बी हेल्ड इन नीदरलैंड्स बेल्जियम। अब आने वाला जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है नीदरलैंड्स में, वहाँ के लिए इंडिया ने अभी क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया हैज़ वोन द एशिया कप टाइटल फॉर 4 times। अगर टोटल हम बात करें, सेकंड तो साउथ कोरिया 5 टाइटल, बट साउथ कोरिया ने टाइटल 5 बार जीता है। मैस्कोट था इस गेम का वो था चांद, वॉज इंस्पायर्ड बाय द नेशनल एनिमल द टाइगर, टाइगर से इंस्पायर करके। द नाम चांद वॉज इंस्पायर्ड बाय हॉकी लेजेंड मेजर ध्यानचंद के नाम पे उन्होंने यहाँ पे चांद रखा है। नोन फॉर प्रैक्टिसिंग अंडर मूनलाइट नाइट्स। 8 nation and 150 player participated in overall event. नेक्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 जो कि टोक्यो में ऑर्गेनाइज कराई गई है। बीजिंग चाइना ने होस्ट की 2027 में, बीजिंग और चाइना 2027 में भी होस्ट करेंगे। 2025 में जो सचिन यादव थे उन्हें वो 4th मैन थे यहाँ पे जॉवलिन थ्रो में, 4th पोजीशन रही उनकी। नीरज चोपड़ा की पोजीशन की बात करें तो वो 8th थी। सर्वेश खुशारे became the first Indian high jumper to qualify for the final of World Athletics Championship। और इंडिया ने टोटल 3 मेडल यहाँ पे जीते वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में, जिसमें अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, और नीरज चोपड़ा ने अगेन गोल्ड भी जीता जेवलिन जो कि बुडापेस्ट हुए थे 2023 में। तो इसी के साथ हमने जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट रहे उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।